बहुत सारे खिलाड़ी चोटिल हुए जा रहे हैं। आप एक प्रॉपर अनफिट 11 तैयार कर सकते हो इंडिया की। क्या खिलाड़ी जिम्मेदार है? अगर खिलाड़ी नहीं तो क्या मेडिकल स्टाफ जिम्मेदार है? मेडिकल स्टाफ नहीं तो क्या जो फिजियो टीम के साथ है वो जिम्मेदार हैं? या आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो क्रिकेट कैलेंडर बना रहे हैं वो जिम्मेदार है? आपको उसकी तह तक जाना पड़ेगा। आप मानो या ना मानो, वर्कलोड बहुत हो गया है। अब वही बात हो जाएगी यार आईपीएल नहीं खेलना चाहिए, वो कहना बड़ा आसान है। इस साल की अगर बात करें 2026 की, तो बुमराह ने 13 आईपीएल मैच खेले हैं। इंडिया के लिए उन्होंने 10 मैचेस खेले हैं। बीसीसीआई को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बीसीसीआई को कहना पड़ेगा नहीं, ये है तो है, प्लेयर कब खेलेगा नहीं खेलेगा मैं डिसाइड करूँगा। ठीक है, ये कहना आसान है। आईपीएल प्लेयर खेलेगा ही खेलेगा। और आप कह रहे हो एक दो प्लेयर के लिए आप अलग कर दो, कौन डिसाइड करेगा एक दो वो प्लेयर? बीसीसीआई। बट फिर आप वही बात, बीसीसीआई भी तो आईपीएल ही है। बीसीसीआई इज आईपीएल, आप उसको अलग तरीके से देख इसको ऐसे है सर ना, आईपीएल बनाया किस लिए गया कि आप इंडियन क्रिकेट का जो एक सप्लाई चेन है उसको आप दुरुस्त करो। इनकरेक्ट, आपका बेसिस ही रॉन्ग। क्या ये सही मौका है जसप्रीत बुमराह के लिए कि T20 इंटरनेशनल करियर को, जैसे विराट कोहली का फैसला था उस तरह से रोक दिया जाए, वहाँ से रिटायर हो जाए, आप ओडीआई खेलें, चूंकि ओडीआई वैसे भी कम होते हैं, है ना, और टेस्ट क्रिकेट को तवज्जो दें, आईपीएल खेलो। आप फेवरेट सब्जेक्ट है गौतम गंभीर। आप एक भी लोगों का है, पॉडकास्ट नहीं करते बिना गौतम गंभीर के। लोग लिखते हैं ना आकर के कमेंट सेक्शन में, पूछते हैं सवाल। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप जीत गए श्रीलंका की सीरीज तो क्या कोचिंग में सब कुछ ठीक ठाक हो गया? सब एक कॉन्फिडेंस आएगा ना। अगर आप जीत जाओगे तो वो सब चीजें खत्म। आपको है उम्मीद कि आप जीत जाओगे? कॉन्फिडेंस है? हम 2.5 स्पिनर से नहीं खेल सकते, हमें 3 से ही खेलना है। आपको तीसरा स्पिनर होने की जरूरत है। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। सोमवार का दिन है और हर सोमवार रात को ये एपिसोड आता है बल्ला बोल का। बहुत सारे नए लोग पूछते हैं, कई लोग एक्सप्लोर करते हुए पहली बार पहुंचते हैं तो उनको पता नहीं होता कि बल्ला बोल एक कोई पॉडकास्ट है। बट जो पहली बार सुनते हैं वो कमेंट करके भी अक्सर जा रहे हैं कि नहीं बहुत मज़ा आया, है ना। खास करके निखिल सर के लिए जो तारीफ़ें आती हैं वहाँ पे, मतलब थोड़ी गालियाँ भी आती हैं, बट तारीफ़ों की संख्या ज़्यादा है। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा है, अगेन नो डिसरिस्पेक्ट किसी को भी, बट कमेंट्स नहीं मैं पढ़ता। इसीलिए नहीं पढ़ता क्योंकि अगर आपको, ये पॉडकास्ट का काम क्या है, जो भाई हम जर्नलिस्ट हैं, हमें थोड़ी एक्सेस होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम आके बात करते हैं। अब क्या होगा, मैं कमेंट पढ़ने लगूंगा तो फिर आप, ये ह्यूमन नेचर है, उस तरह की बातें करने लगोगे जैसा लोग चाहते हैं। फर्ज के तौर पर कोई एक विलन है, सब उसको विलन पेंट करना चाहते हैं, और अगर आप कमेंट पढ़ोगे आपको लगेगा यार ये तो विलन है, मैं इसके तारीफ में क्यों बोलूं, मैं विलन क्यों बनूं को, हाँ मैं नहीं, विलन को गालियां देता हूं, उससे क्या होगा, लोगों को मजा आएगा और मैं हीरो बनूंगा। पर वो करने से ये प्रॉब्लम होती है कि आप जो सच्चाई है वो नहीं, और वो मैं ही नहीं कह रहा, मैं भी फंस सकता हूँ इस ट्रैप में, मैं भी फंस सकता हूँ, हर इंसान फंस जाता है, इसलिए नहीं पढ़ता। और आपका अच्छा तारीफ भी होगी तो भी आप सोचोगे हो जाते हो, हाँ है ना, मैं तो आके अपनी मेहनत नहीं करूँगा, तैयारी नहीं करूँगा, रोज़ ऐसे ही आ जाऊँगा, बोलूँगा लोगों को तो वैसे ही पसंद है, मैं क्या बोलता हूँ, वाह, तो भी आप गलत हो। गालियाँ पड़ेंगी, उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे तो आप घबराओगे सच बोलने से, तो इसलिए नहीं पढ़ता। नहीं, मैं आप तक की आपका फीडबैक ले लेता हूँ, मोटा मोटा क्या चल रहा है, जैसे आपने दे दिया। पूरी तैयारी के साथ आते हैं, ऐसा नहीं देखिए लैपटॉप भी आज लेके बैठे हुए हैं। नहीं, लैपटॉप रखना पड़ता है, ऐसे देखिए दिमाग जो है वो कंप्यूटर नहीं है, तो हर चीज़, हालांकि क्रिकेट की जो ज़्यादा चीज़ें हैं मोटी मोटी तो पता ही होती हैं, बट बारीकियों को आपको पढ़ते रहना पड़ता है। यू हैव टू बी अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। और अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। अपडेट एक बड़ा आया है कि जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टूर पर इंडियन टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि जो टीम आई थी, जो स्क्वाड आया था, उसमें उनका नाम था, एस्ट्रिक्स के साथ लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस। पहले ये भी खबर 2 दिन पहले आई कि बुमराह फिट हैं, फिर पता चला कि नहीं जी ये भी फिट नहीं हैं। आकिब नबी उनके रिप्लेसमेंट होंगे, और सारांश जैन एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है इंडियन टीम में। इन सब पे बात करेंगे। दूसरा, बुमराह की जो फिटनेस है उसको लेकर के मैं देख रहा हूँ लगातार फैंस के मन में एक शंका है, चर्चा चल रही है कि बुमराह अक्सर अनफिट क्यों रहते हैं, और जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, खास करके श्रीलंका में हमने देखा है कि बहुत दिनों के बाद भारतीय टीम जा रही है टेस्ट मैच खेलने के लिए। हम गए थे ओडीआई खेलने के लिए वहाँ, तो हमें हार झेलनी पड़ी थी वहाँ। गौतम गंभीर की वो पहली सीरीज़ थी, और एक तरह से एक और अग्नि परीक्षा उनके सामने खड़ी है
कि क्या इस टूर पर, इस दौरे पर भारतीय टीम जीत कर वापस आती है या नहीं। तो इन सब पर अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। निखिल सर प्रकाश डालेंगे। सर कहाँ से शुरू करें? बुमराह की फ़िटनेस से शुरू करें, क्योंकि लगातार 2-3 एपिसोड्स से हम इस पर बात कर रहे हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी चोटिल हुए जा रहे हैं। आप एक प्रॉपर अनफिट 11 तैयार कर सकते हो इंडिया की? नहीं, ये बात तो सही है और पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है। इसलिए अगर आपको याद हो, पिछले एपिसोड में भी हमने बात की थी कि यार जब रिव्यू मीटिंग होगी तो फिर सबको आप लेकर आएँ। मैं नहीं कहूँगा कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि कोई ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा किसी पे, है ना, कोई मुकदमा नहीं चल रहा, लेकिन सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ हाँ होने चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जब आप सब बैठेंगे तभी खुल के बात होती है ना, कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अच्छा, इंजर्ड हो रहे हैं, आप भी तो जानना चाहोगे ना, इंजर्ड कोई हो रहा है तो क्या खिलाड़ी जिम्मेदार है? अगर खिलाड़ी नहीं तो क्या मेडिकल स्टाफ जिम्मेदार है? मेडिकल स्टाफ नहीं तो क्या जो फिजियो टीम के साथ है वो जिम्मेदार हैं? या आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो क्रिकेट कैलेंडर बना रहे हैं वो जिम्मेदार है? आपको उसकी तह तक जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ सबको बैठना चाहिए। और इसमें एक सच्चाई ये भी है कि ये मैं जानता हूँ कि थोड़ी थोड़ी गलती सबकी होती है। एक सबसे बड़ी गलती ये है कि क्रिकेट तो ज़्यादा हो ही गया है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो गया। उतना क्रिकेट पहले कभी नहीं खेला जाता था। ऑफ सीज़न तो अब होता ही नहीं है। ऑफ सीज़न में अब IPL होता है, जो ज़्यादा ही टैक्सिंग है बाकी क्रिकेट के मुकाबले भी। एक चीज़ तो ये सच्चाई है ही है। दूसरा, जब इंजरी होती भी है तो खिलाड़ी थोड़ा उत्सुक होता है कि यार मैं वापस आ जाऊँ, फटाफट मुझे टीम में आना है, जल्दबाजी करता है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप नहीं होंगे तो कोई और आपकी जगह ले लेगा, कोई और ले लेगा, तो खेल गया तो फिर आपको भूल जाएंगे, क्योंकि इतना टैलेंट पूल है। अपनी जगह सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है, खास तौर पर अगर आप फ्रिंज प्लेयर हो तो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए एक और कारण है, खिलाड़ी भी रश कर देता है। क्या इसमें गलती सपोर्ट स्टाफ की है, क्योंकि वो भी उत्सुक होते हैं कि यार जल्दी से जल्दी मेरा प्लेयर लाओ, है ना, खिलाना है मुझे उसको, ऑलराउंडर है, कम पड़ रहे हैं, ये है वो है, जो भी है, या मेन फास्ट बॉलर है, जो भी है। आप बोलते हो यार हो गया फिट, हाँ उसने ये टेस्ट पास कर लिया, फटाफट ले आओ। जितना जल्दी होता है आप वहाँ से भी ले आते हो। तो कोई एक बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं फिक्स नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको लगता है कोई एक एरिया है जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो फिर आप मीटिंग करो ना, तभी तो ये चीज़ें सामने आएंगी। होने वाली तो थी मीटिंग, पिछले हफ्ते होना था मीटिंग, क्या हुआ? नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होनी है, मैंने जितना सुना है। कोई अभी तक डेट नहीं आई, इस पर लगातार हम पता करते रहेंगे, बट कोई ऐसी सामने डेट तो नहीं आई है। बट कहा गया था फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी कोई भी टाइम यही है, इसी हफ्ते, मतलब पहला सप्ताह तो यही है ना अगस्त का। हाँ, लगता है कि जो रिव्यू मीटिंग में चीज़ें होंगी, अंदर जो डिस्कस होगा वो निकल कर बाहर भी आएगा, या कुछ हद तक चीज़ें आती हैं, हर चीज़ तो नहीं बाहर आती है, बट कुछ चीज़ें तो आप तक पहुंच जाएंगी, हम तक पहुंचेगी हमारे ज़रिए, फिर आप तक पहुंचेंगी उसके ज़रिए, फिर लोगों तक पहुंच जाएगी, बल्ला बोल के ज़रिए लोगों तक पहुंच जाएगी। सर पिछले एपिसोड में हमने VVS लक्ष्मण की बहुत तारीफ़ की थी। जिम्बाब्वे में वो कोच बनकर गए थे टीम के और जीती भी वहाँ पे टीम इंडिया। लेकिन क्या थोड़ी सी आलोचना उनकी भी होनी चाहिए ना, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो पहले NCA था उसके वो डायरेक्टर हैं, तो सारा जो ऑपरेशन वहाँ चल रहा है एक तरीके से उसके हेड वही हैं। और कोई खिलाड़ी अगर अनफिट होता है तो NCA यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कह लीजिए, उसी की देख रेख में पूरा चलता है। और ये भी हमें सुनने को मिला कि जसप्रीत बुमराह, चाहे उनके जैसे खिलाड़ियों का जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो लगातार COE मॉनिटर करता है, तो उनकी भी तो जो बक है उन पर स्टॉप होता है वहाँ जाकर के। नहीं, मैंने वही कहा ना आपसे कि भाई NCA भी तो आएगा उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, सीधा सीधा मैं नहीं उंगली रख के कह सकता यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि COE के भी कई प्रोसेस होते हैं, ऐसा करना आप करते हो, फिर आप IPL टीमों के साथ होते हो, आप क्या कर रहे हो उनको उस वक्त नहीं पता। फिर जैसे मैंने कहा खिलाड़ी भी तो मैटर करता है। अगर आपको एक टेस्ट दिया गया, मैं मिसाल के तौर पे एक टेस्ट है, मैंने वो टेस्ट पास कर दिया, हो सकता है मुझे कोई तकलीफ हुई हो टेस्ट के दौरान, लेकिन मैं इतना उत्सुक हूँ खेलने के लिए, मैं टेस्ट, मेरा काम है, मैंने मन बना लिया आज मैं दर्द में भी टेस्ट पास करूँगा, पास कर जाता हूँ, आपको फिट करार दे दिया जाता है, आप चले जाते हो। दूसरी बात, आप भी तो डिमांड कर रहे हो सकते हो। मैं अगर मानो सब कोचिंग स्टाफ का हूँ, मुझे कोई एक प्लेयर की बहुत दरकार है, बहुत जरूरी है, मैं भी कहता हूँ जल्दी जल्दी चाहिए, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है टेस्ट करते हैं, वो भी टेस्ट पास करता है, चले जाते हो। तो एक परेशानी एक प्लेयर की नहीं हो रही, लगातार कई खिलाड़ियों के साथ हो रही, तो सिस्टम में इशू होगा।
वही कह रहा हूँ, आप जब रिव्यू मीटिंग करोगे आप सबको रखो, चाहे एनसीए के हेड हों, चाहे उनके सपोर्ट स्टाफ हो, कोचिंग स्टाफ हो, हर एक इंडिविजुअल के बारे में आप बात करें कि ऐसा कैसे हुआ, जब फिट था आया, क्यों इसकी इंजरी हुई। तब आप जब उसकी तह तक जाओगे आपको पता चलेगा क्यों हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं इस वक्त कहना सीधे कि भाई ये शख्स रिस्पॉन्सिबल है, ये थोड़ा मुश्किल ज़्यादा है। मुश्किल हो। अच्छा, मुझे एक वो याद आ रहा है सौरव गांगुली का, एक वो मैच चल रहा था, इंग्लैंड का टूर था आई थिंक 2010-11 का, और सहवाग उस समय इंजर्ड थे, इंजरी से वापस आ रहे थे। तो बड़ा अच्छा एक वो हर्षा भोगले के साथ हर्षा ने एक सवाल किया सौरव गांगुली से कि सहवाग इंजर्ड हैं, उनकी वो हो रही है। तो उस पर बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, देखो फिटनेस पास कर लेना एक अलग चीज़ है, एक मैच फिटनेस अलग चीज़ होती है कि आप जितनी देर बल्लेबाजी कर रहे थे चोट लगने से पहले, क्या आप उतनी देर बल्लेबाजी कर सकते हो, जितनी बॉलिंग आप पहले कर रहे थे क्या उतनी बॉलिंग कर सकते हो। तो वही बात जो आप कह रहे हैं कि फिटनेस टेस्ट तो आपने पास कर लिया, लेकिन क्या मैच जो 50 ओवर का या 100 ओवर का मैच चल रहा है, क्या वहाँ आपकी जो बॉडी है वो सस्टेन कर पाएगी नहीं, ये एक अलग चीज़ है। नहीं, बट उसके लिए ये पहले भी चर्चा हो चुकी है, इसके लिए एनसीए ने ये चीज़ एक कंपलसरी करी थी कि आपको मैच फिटनेस भी प्रूफ करनी होती, तो मैचेस खेलना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए अगर आपको याद हो, अगर आप फिटनेस टेस्ट पास करते थे तो आपको डोमेस्टिक मैच खेलना पड़ता था, उसके बाद आप सिलेक्शन में जाते थे, ताकि वो देखते थे मैच फिटनेस भी आई है यानी। मुझे याद है एशिया कप से ठीक पहले केएल राहुल काफ़ी टाइम तक इंजर्ड थे, वो उन्होंने अपना टेस्ट पास किया, लेकिन उस वक्त कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं चल रहा था, तो उन्होंने बोला क्या करा जाए, उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं चल रहा। तो उस वक्त फिर एनसीए में 2 लोकल, जैसे क्योंकि काफ़ी लड़के होते हैं डोमेस्टिक लेवल के भी होते हैं, 2 मैचेस कराए गए, 2 टीमें बना के ए और बी करके 50 ओवर के 2 मैच, एक मानो फ्राइडे को हुआ, एक सैटरडे को हुआ, दोनों मैच खेल गए, उसके बाद वो आए थे श्रेयस अय्यर उनके साथ थे। हाँ एग्जैक्टली। तो ऐसा आप करते हैं, जसप्रीत बुमराह के साथ भी ऐसा किया गया, लेकिन कई बार आप ऐसा नहीं करते, कई खिलाड़ियों के साथ आप ऐसा नहीं करते। आई थिंक वो भी एक प्रॉब्लम है, यहीं आपको देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है जसप्रीत बुमराह भी इंजर्ड थे आईपीएल से पहले, ये नहीं उससे पिछले सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, आधा सीज़न मिस कर गए थे, फिर वो वापस आए, उनके लिए भी कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं चल रहा था, एक फिटनेस टेस्ट हुआ, फिर एक मैच ऑर्गेनाइज किया गया वहीं पे एनसीए में, उन्होंने वो खेला, थोड़े फिट हुए, फिर पास किया गया, तब वो फिर मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज के साथ आके जुड़े थे। तो कई बार नहीं कर पाते। आई थिंक विराट कोहली इंजर्ड थे, अफगानिस्तान वाली सीरीज उन्होंने मिस करी, उसके बाद शायद उन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया, खेले, पास हो गए, लेकिन उसके बाद कोई मैच नहीं हुआ। कई बार ऐसा मुमकिन हो पा रहा है, कई बार ये नहीं हो रहा, शायद वो भी एक रीज़न है। क्या आपके जो नियम है वो वाटर टाइट हैं, फुल प्रूफ हैं, और अगर हैं सबके लिए हैं, बट मैं फिर भी कहूँगा इन खिलाड़ियों के साथ उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना गेंदबाजों के साथ हो रही है, खासतौर पर ऑलराउंडर्स के साथ हो रही है, उसमें आपकी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो उसके भी तय तक जाना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार इंजरीज क्यों आ रही है। एक सच्चाई है जो मुझे ऐसा भी लगता है, आप मानो या ना मानो वर्कलोड बहुत हो गया है। अब वही बात हो जाएगी यार आईपीएल नहीं खेलना चाहिए, वो कहना बड़ा आसान है यार, क्रिकेटर भी तो अपना फ्यूचर देखना चाहता है ना, अगर उसको आईपीएल में उतने पैसे मिल रहे हैं कोई क्यों ना करे। हम लोग बाहर बैठ के बोल देते हैं ऐसा क्यों है, आप और मैं भी यार, हम भी तो कोशिश करते हैं ना अपनी वर्क प्लेस में कि मेरी तनख्वाह बढ़े, या अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप कोशिश करोगे अरे अच्छा मुझे 40 दिन बस ये काम करने के लिए इतने पैसे मिल रहे हैं, बाकी पूरे साल में और कुछ कॉन्ट्रैक्ट उसमें कम मिल रहे हैं, तो आप वो भी ले रहे हो ये भी ले रहे हो, लेकिन जब वो 40 दिन में आपको दोगुना या उससे भी ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप वो 40 दिन अलग रखते हो ना, फिर आपका लॉन्ग टर्म कुछ काम आता भी है तो आप कहते हो नहीं यहाँ नहीं मैं वहाँ जाऊँगा। हर शख्स वही करता है, तो खिलाड़ी क्यों ना करे यार, वो भी तो प्रोफेशनल है, उसकी भी तो अपनी चाह है, एस्पिरेशंस हैं, जो भी है। तो मतलब वो कहना आसान होता है, मुझे नहीं लगता वो प्रॉब्लम है, लेकिन मेन यहाँ पे पॉइंट ये आएगा कि फ्यूचर यही है, आप मानो या ना मानो, स्किल्स भी देख लो, फिटनेस भी देख लो, फ्यूचर फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर्स का है ये। एंड अगेन हम फिटनेस के लिहाज से बात करें, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है आप किसी एक खिलाड़ी का सस्टेन करना, वो हर फॉर्मेट खेले, खास तौर पर अगर आप फास्ट बॉलर हो तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो सकता। हम एग्जाम्पल देते हैं, पुराने प्लेयरों के एग्जाम्पल देते हैं कि भाई वो इंजर्ड नहीं रहते थे, बट
तब पहले तो 3 फॉर्मेट नहीं थे, IPL नहीं था, और जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते भी थे तो बहुत ज़्यादा गैप हुआ करते थे, और एक टूर भी होता था ना, बहुत लंबा होता था। ऑस्ट्रेलिया अगर आप कर रहे हो, आपका पूरा सीजन ही ऑस्ट्रेलिया एक टूर में निकल जाता था। कई टेस्ट मैचेस होते थे, बीच में बड़े गैप होते थे, वार्म अप मैच होता था, आप स्पेस आउट करते थे। अब तो मतलब हमने वो अभी जो हाल ही T20 मैच खत्म हुए जिम्बाब्वे के साथ, 3 मैच की सीरीज आपने 4 दिन में निपटा दी हो। कुल 4, एक दिन मैच हुआ, एक दिन ब्रेक, अगले दिन मैच, फिर अगले दिन मैच खत्म, फिनिश, सीरीज खत्म। उसके लिए हो सकता है कि आपको पहुंचने में वहाँ कनेक्टिंग फ्लाइट लेते ज़्यादा टाइम लगा, आने जाने में जितना आपने ग्राउंड पे टाइम स्पेंड किया। तो ये बहुत तेज़ी से हो रही है, इसका असर तो पड़ेगा खिलाड़ियों पे। आई थिंक इंजरीज इसलिए होना लाजमी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आई थिंक स्किल वाइज भी, अगर मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ इंजरी को देखते हुए डिसीजन आप ना भी लो कि नहीं यार भाई ये है, डिमांड्स है तो हर फॉर्मेट खेलना ही, बट आप स्किल लेवल भी देखोगे, आई थिंक 90% प्लेयर आप फॉर्मेट स्पेसिफिक उनको फोकस रखो, फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर बनाओ, तो आपकी टीमें भी बेहतर होंगी, परफॉर्मेंस भी बेहतर आएगा, खिलाड़ी भी। ये बहुत, इसीलिए मैं कहता हूँ विराट कोहली ने जो किया ना बहुत अलग था, कि वो एक टाइम पे वो तीनों फॉर्मेट में रन बना पा रहा था। बहुत ही मुश्किल है, बहुत मतलब बहुत मुश्किल है। इवन सचिन तेंदुलकर ग्रेट क्यों थे कि वो वन ऑफ द रेयर थे, गावस्कर थे ग्रेट, मतलब उससे पहले ग्रेट कौन थे आपके, गावस्कर। पर गावस्कर टेस्ट के अव्वल दर्जे के बैटर थे, वनडे में उनका रिकॉर्ड 100 था, लेकिन उन दिनों में टेस्ट के रिकॉर्ड को सबसे ज़्यादा मायने दिए जाते थे, तो टेस्ट का आपका बेस्ट बैटर होता था। जब सचिन तेंदुलकर आए तो 50-50 हो चुका था, वनडे इतना इमर्ज कर चुका था, टेस्ट की भी वैल्यू थी, लेकिन वो दोनों कर पा रहे थे और बराबरी में, मतलब मैच विनर बन रहे थे, टेस्ट में भी वनडे में भी। तो लोग कह रहे थे वाह, आप बाकी प्लेयरों का उदाहरण ले लें, उस टाइम के मैं लेजेंड्स की बात कर रहा हूँ, लक्ष्मण टेस्ट के आउटस्टैंडिंग बैटर, पर आपने देखा वनडे में उतने रन नहीं आए। सौरव गांगुली वनडे के बहुत ही ज़बरदस्त बैटर, टेस्ट में वैसे परफॉर्मेंसेस नहीं आए। वीरेंद्र सहवाग टेस्ट में आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड, हैरानी की बात है, वनडे में ओके रिकॉर्ड था। सचिन क्यों थे, वो बहुत रेयर थे, दोनों में उस लेवल का वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सेम चीज विराट ने की, बट एक और लेवल पे आपको ले गए यार, तीनों फॉर्मेट। और जबकि लोग कहते हैं वाइट बॉल, में तो मानता ही नहीं, बल्कि वाइट बॉल जो T20 और वनडे है, दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर है, इतना मतलब ऑलमोस्ट ही डिफरेंट। और कुछ समय पहले तक तो फिर भी थोड़े सेम थे, अब तो पूरी तरह से बदल चुके हैं, पूरी तरह से बदल चुके हैं। एंड आई थिंक विराट जैसे प्लेयर ने रियलाइज भी किया, आई थिंक उनका रिटायरमेंट क्यों है, वो T20 छोड़ दिया उन्होंने और वो वनडे खेल रहे हैं, वो समझ गए कि यार T20 अब उस लेवल पे चला गया है, मुझे अपनी पूरी गेम बदलनी पड़ेगी। बॉटम हैंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग, जिस आप अग्रेशन के साथ आप जब बैटिंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल अलग किस्म की वो गेम बन रही है। आई थिंक वहीं पे ये रियलाइजेशन आया है कि हर फॉर्मेट में टॉप बैटर होना शायद, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल। एंड देन अब फिर आप टेस्ट क्रिकेट में भी बात करते थे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। अब वनडे T20 में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बैटर जल्दी से रन बनाए, ठीक है, अब उस तरह के अंदाज में क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलनी है, बॉल छोड़नी नहीं, खेलते रहना है। टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल अलग है, बॉल गिर रही है, छोड़ना भी है। बड़ा आसान है कहना, बट ऐसा तो नहीं है स्विच ऑन स्विच ऑफ होगा, आपकी मसल मेमोरी आती है, ठीक है, आप कोशिश करते हो, कॉन्शियस होने की कोशिश करते हो कि नहीं मैं ये चेंज करूँगा, मैं ऐसे करूँगा या मैं ऐसे खेलूँगा, बट थोड़ा तो फर्क आएगा। जीनियस प्लेयर फिर भी अडेप्ट करेगा, बट उसकी गेम जो अगर 100% हो सकती थी, बाकी फॉर्मेट खेलने की वजह से 80% पे आएगी, थोड़ा सा आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो अगर फ्यूचर ही ये है तो फिर अब इससे आपकी 2 प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, इंजरी मैनेजमेंट भी बेटर होगा, स्किल लेवल भी आप बेहतर बनाओगे। 1-2 बातें हैं सर, जैसे वैसे तो जसप्रीत बुमराह की एबिलिटी पे उस पर कोई शक नहीं है, इतना महान खिलाड़ी है ये, है ना, लेजेंड तो है ही। और IPL का चूंकि आपने जिक्र किया तो एक स्टैट मेरे हाथ लगा, इस साल की अगर बात करें 2026 की, तो बुमराह ने 13 IPL मैच खेले हैं, इंडिया के लिए उन्होंने 10 मैचेस खेले हैं, मतलब 2 ODI अभी हमने जो देखा और 8 T20 वर्ल्ड कप के दौरान। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो निकल आता है ना कि IPL को आप तवज्जो दे रहे हैं, वैसे में जबकि मुंबई इंडियंस का सीज़न बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ख़राब सीज़न था, लगातार हार रही थी, फिर भी बुमराह खिलाए, बुमराह भी मतलब उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे
दो चीज़ें, एक तो जैसे आपने आईपीएल की बात की, भाई मैं वही कह रहा हूँ, खिलाड़ी आईपीएल खेलेगा ही, है ना, उसके कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, वही मैं कह रहा हूँ भाई। मैं आईपीएल का आपको पता है इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, किसी एक टीम का फ़ैन नहीं हूँ। मेरे से आप पूछो तो मेरे लिए बड़ा आसान है कहना, नहीं यार इंडिया फर्स्ट, इंडिया के लिए खेलो, बट मैं खिलाड़ी के नज़रिए से भी देख रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, आपको फिर अब धीरे धीरे देखिए इसमें, और ये सच्चाई है, बीसीसीआई गवर्निंग बॉडी है, बीसीसीआई को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बीसीसीआई को कहना पड़ेगा नहीं ये है तो है, प्लेयर कब खेलेगा नहीं खेलेगा मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है। ये कहना आसान है, मैं भी चाहूँगा ये होना चाहिए, पुट कंट्री फर्स्ट, आईपीएल सेकंड, ठीक है। अब ये मैं वही कह रहा हूँ, अब आपको थोड़ा खिलाड़ी से भी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या वो अपना आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना चाहता है, ठीक है, अब बार बार अवेलेबल नहीं होगा, क्या वो उससे ठीक है आप शुरू में कहेगा नहीं इंडिया के लिए खेलूंगा, पर धीरे धीरे उस पर भी असर पड़ेगा। जब वो देखेगा मैं तो इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, मेरा सालाना कॉन्ट्रैक्ट A+ का 7 करोड़ का है, किसी को 20, 25, 27 करोड़ भी मिल रहे हैं आईपीएल खेलने के लिए, और वो इंडिया का भी हिस्सा नहीं है, तो फर्क पड़ेगा ना यार। एस्पिरेशंस आप बाकियों से तुलना करते हो, या तो आप उसमें सुधारो, या तो आप पे स्केल्स ले जाओ उतने हाई, है ना, वो आपको चीज़ देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, आईपीएल टीमें भी तो बोलेंगे ना यार हम भी तो इन्वेस्ट करें, वो भी तो एक एंटिटी है। आप इंटरनेशनल फुटबॉल, क्लब फुटबॉल में देखो, वहाँ उल्टा हो चुका है, वहाँ क्लब्स डिसाइड करते हैं कि नेशनल टीम के लिए खेलोगे कि नहीं खेलोगे, और कितना खेलोगे क्या नहीं खेलोगे, उनके डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कितना वर्कलोड है, यानी वो एनओसी देंगे कि आप अभी खेल सकते हो, इंजरी से आप रिकवर, क्योंकि वो खर्चा पूरा उठाते हैं, प्लेयर की मेडिकल स्टाफ से लेकर इंजरी से, सर्जरी से, सब कुछ वही करता है, और वो साल के 8 महीने क्लब के साथ ही रहता है, तो और इतनी बड़ी तनख्वाह उसको वहीं से मिल रही है, नेशनल टीम खेलने के लिए थोड़ी मिल रही है। और ये सच्चाई है, क्रिकेट में भी ऐसा होगा, क्रिकेट भी प्रोफेशनल हो रहा है, आज आप 2 महीने कर रहे हो, आगे जाके आईपीएल 3 होगा, 4 होगा, मेजॉरिटी ऑफ पैसा भी वहाँ से आएगा। वापस मैं अब बीसीसीआई के लिए जाता हूँ, कहना बड़ा आसान है, बीसीसीआई नियम लिया है, और इससे पहले बीसीसीआई के कई आला अधिकारी रहे अलग अलग टाइम पे, सबने कहा नहीं हम डिसाइड करेंगे जो हम कहते हैं आईपीएल टीमों को करना है, बट ये कहना आसान है। आपका भी आज वो दिन आ चुका है, मैं कह रहा फ्यूचर की बात ही नहीं है, कि आईपीएल की टेलीविजन राइट्स महंगी बिक रही हैं इंडियन क्रिकेट से। बीसीसीआई का 90%, 80% रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? टेलीविजन राइट से आ रहा है। उस टेलीविजन राइट में इंडियन क्रिकेट से ज्यादा आईपीएल बिक रही, तो आपका सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहां से है। अब आप बीसीसीआई कोई भी एंटिटी अपने प्रॉफिट रेवेन्यूज को थोड़ी कम करने देगी। आईसीसी की बीच में कुछ आलोचना हो रही थी, ऐसा क्यों हो रहा है? अब आपने ग्रुप बनाया इंडिया पाकिस्तान ताकि 2 बार खेलें, 1 बार भी नहीं। इस दौरान आप लड़ते हो कि खेलना ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, बट सच्चाई है आईसीसी भी तो चाह रहा है रेवेन्यू बढ़े, मैक्सिमाइज इसको कैसे हर आदमी, ये कैपिटलिज्म है भाई, स्पोर्ट चलता ही उससे। मैं ये सिर्फ ये बात नहीं कर रहा, अभी हम बात करें फीफा, कहते हैं हम फुटबॉल सबसे इवॉल्व स्पोर्ट है, सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, वहाँ और भी ज़्यादा पैसा है, $4 बिलियन या कुछ है एक वैल्यू ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, मतलब सबसे ज़्यादा किसी भी स्पोर्ट में। लेकिन अभी वहाँ इन्फेंटिनो जो उनके हेड है वो बेचने को तैयार है फीफा वर्ल्ड कप, प्राइवेट एंटिटीज़ को। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को बेचने में बोला कि फीफा ओन करता है वर्ल्ड कप को, वो कह रहे नहीं 30% स्टेक हम बेच रहे हैं, अगर किसी प्राइवेट एंटिटी को खरीदना है आप बोली लगाओ आ जाओ। तो कैन यू इमेजिन, कोई एक प्राइवेट कंपनी, मानो टेस्ला है, उसने खरीद लिया 30%, वो भी ओनर होंगे, मतलब उसके डिसीजन मेकिंग, प्रॉफिट्स सब में एक प्राइवेट एंटिटी। ऐसा कभी सोचा है कोई गवर्निंग बॉडी में ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। ये कहने का मतलब कि बीसीसीआई किसी दिन कहे कि भाई हम बेच रहे हैं, तो हो सकता है भला आपके कोई बड़े पूंजीपति, अंबानीज या अदानीज या टाटा ग्रुप या बिरलास कोई खरीद ले कुछ पार्ट ऑफ बीसीसीआई, तो कुछ प्राइवेट एंटिटी हो जाए। आप सोच सकते हो नहीं, बट ये सच्चाई है कैपिटलिज्म की ना। तो अब मैं अगर बीसीसीआई हूँ, वो मेरे कैश का है, सबसे ज़्यादा पैसा मैं वहाँ से कमा रहा हूँ, मैं किस मुंह से अब आईपीएल को या आईपीएल टीमों को बोलूँगा या प्लेयरों को बोलूँगा वहाँ मत खेलो? आप ही का नुकसान है, इट्स ऑल रिलेटेड। तो फिर कैसे होगा ये? मेरा ये सर पॉइंट है कि चलो ठीक है आप मना नहीं कर सकते हो, लेकिन 1 या 2 प्लेयर जो आपके इस तरह से हैं, जो ज़्यादा इंजरी प्रोन हैं या बहुत वैल्यूएबल हैं आपके लिए, इसको थोड़ा मैनेज तो किया जा सकता है ना। सिर्फ आईपीएल यही 1-2 प्लेयर तो नहीं चला रहे हैं। नंबर 2,
प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जो वो चाहते हैं कि प्लेइंग जो हमारे ईयर्स हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें, क्योंकि बाद में चीज़ें रिटायरमेंट के बाद मुश्किल हो जाती हैं। तो पहले की ज़माने की तुलना में देखें तो ये भी तो सुधरा है ना, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप IPL टीमों के साथ जुड़ सकते हैं, मेंटोर बनकर, कोच बनकर। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी पहले के प्लेयर्स के पास। तो अभी आपके पास कमेंट्री का भी रास्ता खुला हुआ है, चैनलों पे एक्सपर्ट बन के आप बैठ सकते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो थोड़ा सा प्लेयर को भी तो देखना पड़ेगा ना, जैसे जेम्स एंडरसन हो गए, स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए। क्यों इनको वन ऑफ द मॉडर्न ग्रेट्स में इनका नाम आता है? क्योंकि इन्होंने अपनी जो वो है उसको बना करके रखी, लॉन्जेविटी इनकी रही वहाँ पे, इन्होंने इतने विकेट लिए। तो थोड़ा सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ेगा ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये वही मतलब ये हर फील्ड के साथ आप रिलेट कर सकते हो, है ना भाई। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, CSR भी कर रहे हो या आप कमा भी रहे हो, है ना, सेक्रीफाइस वहाँ भी कर रहे हो, बट वो एक छोटा पार्ट होता है CSR करना। मेन काम है आपको बिजनेस चलाना है। वही चीज़ है ना, आप और हम भी मीडिया में है, हमारा पूरा दिन काम है, हमारा कंटेंट जनरेशन का काम है, वही करते हैं, ठीक है ना। सोशल वर्क कभी जाके वो कर सकते हैं। भाई आप और हम भी तो क्रिकेट की बात करते हैं ना, सबसे पॉपुलर है। हम करते हैं पॉडकास्ट की पैरा एथलीट्स पे कर लेते हैं, भाई वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है एज ए जर्नलिस्ट। ये सब करना है, करते हैं हम, नहीं करते। एवरीथिंग इज डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किया जाता, द प्रायोरिटी लेवल इज डिफरेंट। मैं स्पोर्ट्स का वेबसाइट देखता हूँ, प्लेटफॉर्म चलाता हूँ, वीडियो का सब कुछ है। आपका फोकस तो वही रहता है जिस सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड है। हम हर स्पोर्ट कवर करते हैं, हर चीज़ करते हैं, उसी लिहाज से होगा जो सप्लाई एंड डिमांड है। ये कहना बहुत आसान है, सैक्रिफाइस कर दो, आप बोल दो क्रिकेट छोड़ दो सारे दिन। अभी कॉमनवेल्थ चल रहा था, बोलो 15 वो करो, ऐसा नहीं कॉमनवेल्थ कवर नहीं किया, हर मेडलिस्ट को कवर किया, इंटरव्यूज़ किए, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उसके ऊपर स्टोरीज बनाई, सब कुछ किया, बट आपको फोकस देखना पड़ता है। मैं वही कह रहा हूँ, एक रिटायर्ड प्लेयर की अपॉर्चुनिटीज़ है वो ठीक है, वो तो बात की बात है, वो बहुत मार्जिनल होती है। प्लेइंग डेज और रिटायरमेंट में आप तुलना भी नहीं कर सकते। प्लेइंग डे में सब अपना मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है ना। लियोनेल मेसी हैं, उनको अर्जेंटीना से प्यार है, उन्होंने सब कुछ, उनके पास मौका था, स्पेन के लिए भी खेल सकते थे, अर्जेंटीना के लिए, उनका नहीं मैं देश के लिए खेलूंगा। बट 90% ऑफ द टाइम तो वो स्पेन में रहे ना, बार्सिलोना के लिए खेले, जिस क्लब ने उसको शुरू से गाइड किया। तो उनका जो करियर तो पूरा क्लब करियर पे बेस्ड है। यस, जब कोपा अमेरिका हुआ, फीफा वर्ल्ड कप हुआ, आपने आपके देश के लिए आके खेले। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये सब बाहर से कहना बड़ा आसान है, जब आप उस एक मशीन है ना, जो मशीन जब चल रही है ना, वो मशीन, उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है, वो अपने आप ये लॉ ऑफ नेचर है, एवोल्यूशन है, कि जो सबसे अहम पार्ट है उस पर आप ज़्यादा तवज्जो देते हो, जो बाकी नहीं है वो नहीं है। मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि IPL प्लेयर खेलेगा ही खेलेगा, और आप कह रहे हो एक दो प्लेयर के लिए आप अलग कर दो, कौन डिसाइड करेगा एक दो वो प्लेयर? BCCI। बट फिर आप वही बात, BCCI भी तो IPL ही है, BCCI इज IPL, आप उसको अलग तरीके से देख रहे हो। इसको ऐसे है सर ना, IPL बनाया किस लिए गया कि आप इंडियन क्रिकेट का जो एक सप्लाई चेन है उसको आप दुरुस्त करो। इनकरेक्ट, आपका बेसिस ही रॉन्ग है। IPL इससे थोड़ी बड़ा सप्लाई चेन रहेगा। IPL इसलिए बना था क्योंकि एक नई कमर्शियल एंटिटी थी। आप मानो या मतलब ये बाई प्रोडक्ट है, आप कह रहे हैं कि सप्लाई चेन, ऑफ कोर्स आपने भाई कोई चीज आई है उसको आपने बनाया इसलिए था कि एक नई चीज आई है मार्केट में, T20 क्रिकेट, ठीक है। T20 क्यों है? आप ललित मोदी से बात कर लो। ललित मोदी ने क्या कहा? ललित मोदी ने कहा कि आप अमेरिकन जो लीग्स हैं उस पर बेस किया ना उन्होंने बनाया IPL। किस पे बेस किया है? NBA, NFL US में होता है, तो वो कमर्शियल एंटिटी थी। NBA, NFL का रीजन, अब NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, उसका प्राइम गोल क्या है? USA को ओलंपिक मेडल जिताना? नहीं ना, उसका प्राइम गोल था एक लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट क्रिएट करना, एक स्पोर्ट है जो लोगों को पसंद है, एक लीग बनाना। वो अपनी लोकल लीग का जो विजेता है उसको वर्ल्ड चैंपियन कहते हैं, क्योंकि जो भाई शिकागो बुल्स जीत गई, माइकल जॉर्डन वर्ल्ड चैंपियन। यस, वो हुआ सिर्फ USA में है, US की टीम है, ठीक है। बाकी दुनिया के भी प्लेयर्स आए खेले क्लब्स में, बट वर्ल्ड चैंपियंस वो थे। आलम यह था कि ओलंपिक्स, जो मैं कह रहा हूँ हर स्पोर्ट का नंबर 1 मतलब एक, क्योंकि बास्केटबॉल का तो वर्ल्ड कप होता नहीं है ना, तो ओलंपिक ही हुआ।
तो ओलंपिक में तो वो मेन टीम कभी कभी भेजते भी नहीं थे, बड़े बड़े प्लेयर जाते भी नहीं थे, क्योंकि वो इतने सुपीरियर थे सब में, उनको पता था गोल्ड ऐसे ही आ जाएगा। कई मेन खिलाड़ी जाते भी नहीं थे। तो वो चीज़ है, आपका पर्पस आईपीएल आया, नई चीज़ आई है मार्केट में, अपने प्रोडक्ट उसको क्रिएट किया, जो अच्छी बात है, उससे इकोनॉमी क्रिकेट की बनी, उससे फायदा इंडियन क्रिकेट को ही हुआ। एक तो अपॉर्चुनिटी बनी और ये सब, बच्चे अट्रैक्ट हुए और बच्चे खेलने लगे, उससे आपका बाय प्रोडक्ट ये है कि आपको अब टैलेंट पूल बहुत बढ़ गया, वो सारे खिलाड़ी आ रहे हैं खेलने के लिए, ठीक है, लेवल ऑफ क्रिकेट बेहतर हो गया क्योंकि आप टॉप प्लेयर्स के साथ आपके डोमेस्टिक प्लेयर भी खेल रहे हैं, वो सब चीज़ें होने लगी, तो उसका बिल्कुल आपको फायदा मिला। बट द जेनेसिस, द स्टार्ट ऑफ द गेम और द प्रोडक्ट वाज कि हमने एक कमर्शियली वायबल एंटिटी बनानी है, कैश काउ। यस, और मैंने आपको जैसी चीज़ की ना, हर चीज़ का ही मकसद वो होता है। आईसीसी जो गवर्निंग बॉडी है, उसका काम है कि हमें क्रिकेट चलाना है, बट वो अपना बाकी काम भी करे कि भाई छोटे छोटे देशों में क्रिकेट हो रहा है, मतलब नॉन पॉपुलर क्रिकेटिंग डेस्टिनेशन जैसे अर्जेंटीना, इटली, यहाँ भी क्रिकेट चलते हैं, वो भी वो कर रहे हैं, बट वो तभी चल पाएगा अगर आईसीसी वर्ल्ड कप होगा। क्यों है कि 4 हो गए, हर साल एक कुछ होता है, क्यों होता है? आपको रेवेन्यू जनरेट करें। क्यों? अभी मैंने आपको बताया इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में, आपको रेवेन्यू जनरेट करें, ठीक है, आप आगे भी उससे स्पोर्ट में पैसा आएगा तभी तो स्पोर्ट चलेगा ना, पैसा नहीं आएगा तो स्पोर्ट नीचे गिर जाएगा। आप इंडियन हॉकी का एग्जांपल लो, आप पीक पे थे, ठीक है, वो चला, जब वो सबसे पॉपुलर था तब कोई लीग या वैसा कुछ आया नहीं, जब बुरे हाल में आपने लीग शुरू की, बट वो अब वो पॉपुलैरिटी में स्पोर्ट नीचे गिर चुका है, तो बड़ा मुश्किल है। हॉकी लीग भी चलती है, कितनों को पता है, हर साल हो रही है, कौन जीता, क्या हारा, क्या हुआ, नहीं हो पाया ना, तो आप मिस कर गए। वही अगर एक टाइम पे होती, मतलब तब तो ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं था, बट अगर आप तब लीग्स होती, आप पॉपुलैरिटी पे जंप करते, हो सकता था आप आगे जाओ। और बाय द वे ये ट्रांजिशनल है, हर चीज़ चेंज होती है। आज हम क्रिकेट की बात करें, 60 साल बाद क्या है आपको मुझे क्या पता, कौन सा स्पोर्ट क्या भाई, सबसे पॉपुलर स्पोर्ट वर्ल्ड का फुटबॉल है, अभी फाइनेंशियली वायबल नहीं है इस देश में। क्यों नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ सिस्टम नहीं बना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो स्पोर्ट ही हमने कोई ऐसा उठाया कोई देखता ही नहीं है। सबसे पॉपुलर स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ। टाटा ग्रुप ने कल परसों अपना क्लब बंद कर दिया, जमशेदपुर एफसी, जो टाटा ग्रुप चलाता है, उसने पैकअप कर दिया। वो आपको दिखा रहा है कि वर्ल्ड में, अभी मैं 4 बिलियन की बात कर रहा हूँ आपसे, फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं चल रहा। तो वो तभी चलेगा अगर जो वो एसोसिएशन चला रही है उसको आए तरीका कि कैसे मैं मैनेज करना है, मैं आपके पास पैसे आएंगे, बच्चे खेलेंगे बेटर होगा, बाहर के कोचेस आएंगे, बाहर के प्लेयर्स आएंगे, सब कुछ धीरे धीरे सिस्टम बेहतर होता है तो आप बेहतर होगे। आइसोलेशन में कोई चीज़ थोड़ी बेहतर होती है। अभी आप अफ्रीकन टीमों का एग्जाम्पल लेते हैं, वो अच्छा कर रही हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप में, क्यों करी? अफ्रीका में थोड़ी से पैदा हो रहे हैं, वो सारे इमिग्रेंट्स हैं जो यूरोप में खेलते हैं, वहाँ सिस्टम सही है, वो वहाँ खेल के सीख के फिर अपने देशों के लिए आके रिप्रेजेंट करते हैं, तो टीमें इतनी अच्छी हुई हैं। तो वो चीज़ है। क्रिकेट को मैं वही कह रहा हूँ, बहुत आसान होता है बाहर सोशलिस्ट होके बोलना, है ना, लाइफ के प्रिंसिपल्स के मुताबिक ये है, ऐसा करना है, खेलना है, वो सब ठीक है, वो कुछ टाइम तक चलता है और वो चलना भी चाहिए। एंड आई थिंक एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है जो बीसीसीआई कर रहा है। बट ये कर देना कि नहीं, ये आप कह रहे हो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर के लिए आप अलग से देखिए, भाई वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इंडिया के लिए है, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आईपीएल के लिए भी तो है, आईपीएल के लिए यानी बीसीसीआई के लिए भी है। आप कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया नहीं भेज रहा, ऑस्ट्रेलिया की लीग थोड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो तो जो मिड स्टार्क है वो पैसे लेके जा रहे हैं ना घर। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सिस्टम में कितना पैसा आ रहा है? सही बात। आईपीएल से इंडियन क्रिकेट सिस्टम में तो आ रहा है, तो बहुत मुश्किल होगा। तो एक चीज़ है, आईपीएल नहीं छोड़ सकते हैं। बुमराह के लिए पर्टिकुलरली मेरी एक सलाह है कि आप भी कह रहे हैं, आपकी आवाज़ पहुंच जाए, नहीं आप भी कह रहे हैं ना कि आपको फॉर्मेट के हिसाब से खिलाड़ी तैयार करने होंगे, तो बुमराह के T20 इंटरनेशनल करियर को देख लें तो सब कुछ हासिल कर लिया उन्होंने। 2 ट्रॉफीज़ हैं वहाँ पे वर्ल्ड कप की, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, प्लेयर ऑफ द मैच है, शायद फाइनल में हुए थे वो, तो सब कुछ वो उन्होंने हासिल कर लिया। तो क्या ये सही मौका है जसप्रीत बुमराह के लिए कि T20 इंटरनेशनल करियर को, जैसे विराट कोहली का फैसला था, उस तरह से रोक दिया जाए, वहाँ से रिटायर हो जाएं, आप ODI खेलें, चूँकि ODI वैसे भी कम होते हैं, है ना, और टेस्ट क्रिकेट को तवज्जो दें, IPL खेलो, आप फिर थोड़ा वर्कलोड तो कम होगा। नहीं, ये
आप ऐसा कर सकते हो। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब एक आपने नियम भी निकाल दिया है कि यार सबको सब कुछ खेलना है ना। एक अब आपने देखा कैसे कई खिलाड़ियों को पिक नहीं किया गया, इंडियन टीम से नियम आ गया कि डोमेस्टिक क्रिकेट को भी तवज्जो देनी है, आपको खेलना ही खेलना है। अब उसमें आपको थोड़े एक्सेप्शंस करने होंगे। फिर प्रॉब्लम लेकिन उसके बाद में ये आएगी कि अच्छा एक फास्ट बॉलर के लिए किया, दूसरे के लिए क्यों नहीं? भाई हर्षित राणा के लिए क्यों नहीं करे? वो भी एक ऑलराउंडर हैं जो हमें रेयर, मतलब आजकल की तो सच्चाई यही है ना, मिल ही नहीं रहे, वो भी स्किप कर जाएं कुछ मैचेस क्योंकि वो फिट रहे। नीतीश कुमार रेड्डी को भी दे दो आप, क्योंकि वो 2 स्किल्स कर रहे हैं, वो इंजरी हो जाती है उनको, तो ये कहाँ पे रुकेगा पहली बात वो। बट ये मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह बहुत रेयर चीज़ है। आप चाहोगे वो जितना भी फिट हों, आप उनसे भी बैठ के बात करो भाई वो क्या करना चाहते हैं। एक वो लकीर का फ़कीर बनने की भी ज़रूरत नहीं कि एक नियम बना दिया सबको खेलना है तो सबको खेलना है, चाहे विराट हो रोहित हो। भाई ये बात भी सच्चाई है, विराट रोहित को भी तो इतना अच्छा नहीं लगा होगा कि आप ज़बरदस्ती हमें करा के डोमेस्टिक क्रिकेट खिला रहे हो, प्रूफ करने को कह रहे हो। वो भी शायद एक रीज़न था, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, टूर्नामेंट जब कोई करीब आ रहा है, जैसे कि अभी T20 का 28वें वर्ल्ड कप है, आप उनको एक्सक्यूज़ कर दो, T20 में ना खेलें, आई एग्री। ODI में भी अभी टाइम है, मुझे लगता है उनको आप लास्ट 6 कुछ महीने में खेलने को कहो तो भी बेहतर है। इस बीच वो IPL खेल लें, टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना, टेस्ट क्रिकेट में आप वो देख लें। बट अगर WTC की साइकिल से आप बाहर हो गए हो और आप नहीं क्वालिफाई कर सकते तो 1-2 सीरीज़ आपको टेस्ट में भी बैठानी है, तो मैं कह रहा हूँ वहाँ भी बैठा दो। वैसे भी आप उनके लिए तो वो कर ही रहे हो, इंग्लैंड टूर गए थे, 5 टेस्ट मैचेस थे, 3 ही खेले ना, तो आप कोशिश कर रहे हो रोटेट करने के लिए। बट फिर भी इंजरी आ रही है ना। अगेन इसमें भी हमें बुमराह का केस स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई हैरानी की बात नहीं वो इंजर हो रहे हैं। जिन्होंने भी उनको शुरुआत में देखा, जब वो आए क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू किया, तभी आपको और हम सबको पता चल गया था इंजरी प्रोन तो होंगे ही। उनका बॉलिंग एक्शन अनऑर्थोडॉक्स है और तेज़ गेंदबाजी करते हैं छोटे रनअप से, यानी शोल्डर पे तो वो आएगा ही, लोड नी पे भी आएगा, हर चीज़ रिलेटेड होती है। तो उनके साथ इंजरीज तो आएंगी ही आएंगे आप, और ये भी सच्चाई है। बड़े से बड़ा बॉलर जिसके ब्रेट ली के साथ इंजरीज हुई क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन कुछ वैसा था, शेन बॉन्ड के साथ इंजरीज हुई, तो वो भी एक सच्चाई है। आई थिंक स्पोर्ट की एक सच्चाई है, आप उसको क्या कर सकते हो। श्रीलंका वाले टूर पर जाते हैं, क्योंकि वो भी ना देखा जाए तो गौतम गंभीर के कोचिंग करियर से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि हमने देखा है। फेवरेट सब्जेक्ट है गौतम गंभीर। आप एक भी लोगों का है ना, पॉडकास्ट नहीं करते बिना गौतम गंभीर के। लोग लिखते हैं ना आकर के कमेंट सेक्शन में, पूछते हैं सवाल, नहीं पढ़ने चाहिए। मतलब टॉपिक तो है ना। आप देखें कि जीजी के उसमें है, अचीवमेंट्स हैं वहाँ पे, उन्होंने एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ये सब बात ही नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ। बट टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में तो खराब रहा है ना परफॉर्मेंस उनका, तो उस लिहाज से भी आपका ये बहुत क्रूशियल सीरीज है, और इसके लिए आपको जसप्रीत बुमराह भी चाहिए थे। पर हम ये उनके इन सब चीज़ों पे, तो ये थोड़ी है कि हम उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ आपके पिछले 10 पॉडकास्ट में 9 में तो यही हमने बात की होगी। अब आप आयरलैंड से हार जाओगे तो हमने बात तो करनी पड़ेगी। हाँ करी थी हमने, मैं कह रहा हूँ ना, तो बात तो करनी पड़ेगी ना। तो करी ना हमने। हाँ। मैं आप तो ऐसे कह रहे जैसे हम करते ही नहीं है बात, की ना हमने बात। तो फिर अब तो सीरीज खत्म हो गई ना जिम्बाब्वे की, उसमें तो कोच ही नहीं थे। तो अब तो जब होगी सीरीज, जीत हार होगी, तो हम फिर बात करेंगे। हाइपोथेटिकली देख लें, मतलब क्या हाइपोथेटिक, मतलब जब खेलेंगे तब उनके नहीं, उसके बाद तो हम करेंगे। खेल रहे होंगे तो हाइपोथेटिकली नहीं, मतलब जैसे अभी सीरीज है श्रीलंका की, गौतम गंभीर असाइनमेंट पे वापस लौटेंगे, है ना, आपके नए फील्डिंग कोच भी आ गए हैं, तो क्रूशियल तो रहेगा ना उनके उस लिहाज से देखा जाए। लोग देख रहे हैं उनको, बहुत क्लोज आइज से उनको देख रहे हैं कि भैया श्रीलंका में एक तो इतने टाइम बाद हो रहा है टेस्ट सीरीज़, वहाँ इंडियन टीम का परफॉर्मेंस कैसा होता है, क्या कुछ तय होगा उससे? गौतम गंभीर के कोचिंग करियर पे भी कुछ उस पर आने वाला है? नहीं, देखिए क्रूशियल तो होगा। मैं वही कहता हूँ, आपकी रिव्यू मीटिंग भी जब होगी, क्या होगा उसमें, क्या फैसले ले आएंगे। बट आई एग्री, जो आपके टेस्ट में परफॉर्मेंसेस रहे हैं, आई थिंक लगभग, देखिए पिछले WTC भी फाइनल आप नहीं पहुँचे, एंड इंडिया जैसी टीम जो उससे पहले खेल चुकी है 2 WTC फाइनल, तो वो तो एक डिसअपॉइंटमेंट थी। फिर 2 जो आपके होम सीरीज़ लॉस हुए, वो भी वाइट वॉश जो कभी हुए नहीं हिस्ट्री में, वो भी एक दाग तो ज़रूर है परफॉर्मेंस पे। पर अब श्रीलंका, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, श्रीलंका आप हार जाओगे या श्रीलंका जीत जाओगे, उससे क्या चेंज आएगा?
नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर आप जीत गए श्रीलंका की सीरीज तो क्या कोचिंग में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सब एक कॉन्फिडेंस आएगा ना, सबसे पहले आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं नहीं चलो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई हैं। जो पीछे लगा कि नहीं नहीं यार इंडिया का टेस्ट में तो एकदम वो हो गया है, हालांकि इंग्लैंड टूर पे आपने अच्छा किया, वहाँ पे आपने वहाँ सीरीज ड्रॉ करके आए, वो एक अचीवमेंट ही है ना। हाँ लेकिन फिर हार गए ना आप, लेकिन फिर हार गए तो वो चीज़ है ना। लेकिन आप श्रीलंका जीतोगे तो लगेगा कि नहीं भाई चलो ठीक चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ आपको एक सीरीज से ये नहीं कह देना चाहिए कि सब कुछ चंगा सी, और हार से ये भी नहीं कहना सब बुरा है। आई थिंक जो हुआ है टेस्ट में आपने भी देखा है मैंने भी देखा है, उसकी तो स्क्रूटनी होनी चाहिए। जो भी रिजल्ट आए श्रीलंका में वो तो अलग बात है। प्लस दूसरी बात आप कह रहे हो चलो श्रीलंका के बाद कॉल ली जाएगी, ठीक है, तो उससे पहले जो हुआ क्या उसके बाद कॉल नहीं ली जानी चाहिए थी। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, तो फिर श्रीलंका हमें क्या नया बताएगा क्या बुरा। अगर आप जीत जाओगे तो वो सब चीज़ें खत्म नहीं, एटलीस्ट मतलब ये खत्म नहीं, कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ये बातें करने की वो है। प्लस अब आप क्या करोगे उसके बाद, क्या कॉल लोगे भाई? 27 के वर्ल्ड कप से पहले आपको चेंज कर दोगे? नहीं, ओडीआई में रखिए, वाइट बॉल में रखिए, तो वो तो आप अभी भी कॉल ले सकते हो। उसके लिए आपको श्रीलंका क्या इंतजार करने की जरूरत? आप तो बाहर हो ही गए हो एक और WTC साइकिल से। लॉन्ग रोप देने की बात होती है ना प्लेयर्स को, नहीं तो कोच को भी मिलना चाहिए। आए थे वो, थोड़ा सा उनका भी हनीमून पीरियड था शुरुआत में, अब उनका भी एक असेसमेंट होगा ना कि पिछली 2-3-4 सीरीज जो हमने गंवाई है वहाँ क्या खामियां रहीं, कहाँ गलती हुई, तो थोड़ा सा उन्होंने भी रियलाइज़ किया होगा। तो उसी तरह मैं देख रहा हूँ, उसका एक एक्सटेंशन ही है कि श्रीलंका सीरीज तक तो देखा जाना चाहिए। अगर वहाँ भी गड़बड़ होती है फिर तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, बाय द वे श्रीलंका के साथ हम अक्सर कहते हैं कि आसान नहीं होगा, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, इंडियन बैटर्स अच्छा नहीं करे, बट श्रीलंका का हालिया कोई रिकॉर्ड घर पे स्पिनिंग ट्रैक में भी इतना ग्रेट नहीं रहा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने उनको 2-0 से हरा दिया। बांग्लादेश के साथ वो एक टेस्ट जीते, आई थिंक एक ड्रॉ हो गया। उससे पहले पाकिस्तान गया था आई थिंक 24 में या कुछ, वो भी वहाँ से सीरीज जीत के आया है, विच इज़ मतलब अगर हम जीत भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वही तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, क्या आपको अलग क्या मतलब जीत गए तो आप बोलो बस सब कुछ ठीक है? नहीं, ठीक नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चलो चीज़ें बेहतर होने की दिशा में बढ़ रही हैं। कोई ऐसा ये मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे होते, वो सीरीज होती तो मैं उसके बड़े मायने भी रखता कि हाँ भाई जीत गए तो वाह, हार गए तो यार, है ना। यहाँ तो आप एज अ फेवरेट जाओगे ही जाओगे, आपको जीतना ही चाहिए ये सीरीज, एनीथिंग अदर देन द विन। आपको है उम्मीद कि आप जीत जाओगे? कॉन्फिडेंस है? जीतना ही चाहिए यार। मैं कॉन्फिडेंस की तो देखें जिस तरह से इंडिया ने खेला है, ज़रूर आप कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं कह सकते। एंड टेस्ट क्रिकेट है, श्रीलंका हमेशा से टफ एक टीम रही, लेकिन मैंने आपको बताया ना श्रीलंकन क्रिकेट का भी इस वक्त आप हाल देखें ना कहाँ है। अब उससे भी हार जाओगे तो फिर क्या, बेयर मिनिमम तो मैं चाहूँगा ही जीत के आना है टीम को, तो वो तो मेरी लीस्ट एक्सपेक्टेशंस हैं इस दौरे से। बट हाँ, देयर आर टफ ऑपोजिशन, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, और प्रभात जयसूर्या हैं, गॉल के किंग हैं, गॉल में एक टेस्ट मैच भी रखा है, मुझे पक्का पता है वो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स भी बनाएंगे। तो टेस्ट है आपका बिल्कुल लाइक एनी टेस्ट मैच। और आपके प्रीमियर स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं जा रहे हैं वहाँ, मज़े ले रहे हैं। फ्रंट लाइन तो वही है ना, आपके सबसे अगली पंक्ति में जो है वही है ना। नहीं, मानव सुतार है यार, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है ना। रविंद्र जडेजा आपके हैं, लेफ्ट आर्म है ना, वो राइट आर्म ऑफ स्पिन जो, तो अब आप सारांश जैन को लेकर के आए हो। लेके गए हैं, जो मैं आई होप, मतलब मैं हमेशा जब कोई नया प्लेयर आता है टीम में है, तो वो नए प्लेयर, वो अलग बात है कि वो 33 साल के हैं, लेकिन आता है तो आपको खुशी होती है। कोई डोमेस्टिक से मेहनत करके आता है तो आपको बहुत खुशी होती है, मुझे भी खुशी है। बट अगेन, और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा खासा है डोमेस्टिक में देखा, बट आई होप कि ये सिलेक्शन उनकी बॉलिंग को देखते हुआ है, ना कि बैटिंग को, जो ये गलती इंडियन टीम करती आ रही, क्योंकि वो ऑलराउंडर है। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है ऑलराउंडर से, ऑलराउंडर होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एक प्राइमरी स्किल उनका स्पिनर है, उनको मैच जिताना पड़ेगा बॉलिंग से। तो अगर वो उस तरह के बॉलर है, मैंने अच्छे कई पूर्व खिलाड़ियों का भी सुना है कि नहीं यार बहुत अच्छे खासे ऑफ स्पिनर है, मैच बहुत खुश हूँ, वो उनका फोकस है। उनको भी अगर मैं टीम मैनेजमेंट होता बोलता है देखा आपको लेके आए एज ए स्पिनर, आपने मैच हमें बॉलिंग से जिताना है भाई, तो हम आप पे उम्मीद जताए बैठे हैं, आप पे पूरा भरोसा है यार, आप विकेट निकालनी है क्रूशियल स्टेज में, हमें मैच जिताना है। वो उनका फोकस होना चाहिए। वो जब तक कर रहे हैं अपना काम परफेक्ट, साथ में रन आ गए बल्ले बल्ले यार, है कि नहीं। आपके नीचे एक्स्ट्रा रन तो हमेशा हेल्प करते, वो दैट इज़ ग्रेट। या कभी कुछ मैच बचा दिया,
वो सब ग्रेट है, बट मेन फोकस ये है कि यार आप 3 स्पिनर्स की अगर ज़रूरत है श्रीलंका में तो स्पिनर्स ही मैच जिताएंगे। आपको हम 2.5 स्पिनर से नहीं खेल सकते, हमें 3 से ही खेलना है। आपको तीसरा स्पिनर होने की ज़रूरत है। नहीं, जैसे सारांश 2.5 खिलाड़ियों से या 1.5 खिलाड़ियों से आप खेल रहे थे ना, वो प्रॉब्लम थी। सारांश के बारे में जो डोमेस्टिक सर्किट में चर्चा है कि पहली बार जब चंद्रकांत पंडित ने उनको देखा एमपी के लिए बॉल डालते हुए, तभी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि तू तो इंडिया खेलेगा, है ना। तो सारांश को भी हैरत हुई कि भाई मैं तो एमपी के लिए नहीं रेगुलर हूँ, इंडिया कैसे खेलूँगा। तो बाद में जो बातें निकली कि जो उनका प्रिसीजन है, जो लूप बनाते हैं, वो गेंद डालते हैं जैसे, तो उनमें उनको पोटेंशियल दिखी थी वहाँ पे। तो आई होप कि यहाँ भी वो डिलीवर करें उस तरीके से, है ना। नहीं, चंद्रकांत पंडित वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और टीमों को उन्होंने रणजी ट्रॉफी जिताया, वो भी ऐसी ऐसी टीमों को जिसको किसी ने चांस नहीं दिया था। और ऐसा अक्सर होता है यार, पूर्व खिलाड़ी कोई होता है वो पकड़ लेता है, हाँ भाई जिस तरह के उनके ड्रिफ्ट आ रहा है या फ्लाइट दे रहे हैं या टर्न करा रहे हैं, तो ये वो उस तरह के बॉलर हैं। प्लस देखिए उनका भी करियर में कई होते हैं ना प्लेयर मैच्योर लेट करते हैं। मैं उनका देख रहा था, उन्होंने शुरुआत के 5-6 साल तो हार्डली कुछ मैचेस उनको चांस ही नहीं मिलता था, एमपी के लिए नहीं मिलता था। जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं पिछले 2 सीज़न में, सडनली उन्होंने अपने ज़्यादातर 80% मैचेस जो भी हैं वो पिछले 2 सीज़न में खेले। तो ठीक है, अब उन्होंने रफ्तार पकड़ी है, तो यही सही टाइम था उनको लाने का, और उसका उनको फ़ायदा भी मिला। एक और रिवॉर्ड मिला है आकिब नबी को। लोग चर्चा कर रहे थे कि उनको क्यों नहीं डाला जा रहा है टीम में। उनसे पहले गुरनूर बड़ार वगैरह आ गए थे वहाँ पे, तो अब आकिब आ गए हैं बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पे, है ना। क्या शानदार उनका वो रहा है, अभी रणजी सीज़न रहा है, वो तो हमने देखा ही। दिलीप ट्रॉफी में भी 4 बॉल में 4 विकेट उन्होंने लिए थे। तो आकिब नबी से आप कितने वो हैं? नहीं, मैं तो पहली बात खुश हूँ कि एक डोमेस्टिक परफॉर्मर को आप लेके आए, क्योंकि काफ़ी चर्चा हुई थी जब उनको पिक नहीं किया गया था अफगानिस्तान टेस्ट मैच के लिए। वाइट बॉल में भी नहीं आया, बट वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उनका आईपीएल में परफॉर्मेंसेज उतने अच्छे नहीं रहते हैं। वो बात ठीक भी है कि आप सिर्फ उनका सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो है, हालांकि वो विजय हजारे में भी गेंदबाजी करते हैं अच्छी खासी अपनी टीम के लिए, लेकिन उनका स्टैंड आउट परफॉर्मेंस और उनकी चर्चा तो रेड बॉल में ही हुई ना। तो रेड बॉल के खिलाड़ी हैं, उनको आप लेकर आए हो, वेरी हैप्पी। उनमें वो पोटेंशियल भी नज़र आता है। 8 और भी आई थिंक उन्होंने श्रीलंका में किया, जहां उन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी की। तो नेचुरल बात है कि आप एक डोमेस्टिक प्लेयर को लेके आओ। फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम JNK बन जाएंगे अगर वो टेस्ट में डेब्यू करते हैं खेलने के लिए। फर्स्ट प्लेयर इंडिया के लिए खेलने के तो परवेज़ रसूल थे, मुझे याद है, लेकिन उन्होंने ODI क्रिकेट खेला था। ऑफ स्पिन ऑलराउंडर्स की बात हो रही तो वो भी वही थे, लेकिन फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम JNK जो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे इंडिया के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो प्लस ऑलराउंडर आप तलाश रहे हो तो ठीक ठाक बैटिंग भी वो कर ही लेते हैं। अगर आपको उस तरह के नीचे रन्स भी चाहिए तो वो आके बना सकते हैं। तो उनको देखने के लिए भी आई एम वेरी एक्साइटेड, ताकि लोगों को भी वही, बहुत लोग रेड बॉल नहीं देखते, उनको IPL में देखा होगा, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे होंगे कि यार वो तो परफॉर्मेंस नहीं है। तो एटलीस्ट जो फॉर्मेट में वो माहिर है उसमें जब करेंगे तो यार। और थोड़ा उनको देख करके ना उमेश यादव वाली वाइब आती है, जैसे उमेश लगातार डालते थे स्मूथ एक्शन के साथ आकर के ना, तो वैसी वाइब थोड़ा ज़्यादा तेज थे। यस, बट मैं इसी में बोलूँगा, देखिए अंशुल कंबोज कहाँ गए? उनको आप एक टेस्ट मैच के लिए लाए थे, एक टेस्ट मैच खेले वो इंग्लैंड में, इंजरी फिर उनको हो गई, एंड आई थिंक वो फिट नहीं थे पूरी तरह से जब वो टेस्ट मैच खेले। बट सडनली अब देखो आप उनको भूल गए, क्योंकि उनका एक टेस्ट मैच अच्छा नहीं रहा। यही नियति है। लेकिन खुशी होती है कि जम्मू कश्मीर से, बारामूला शीरी से आते हैं, और उनका भी एक जो सफ़र रहा है, जो जर्नी उनकी रही है, बहुत कमाल रही है ना। श्रीनगर 60 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ ट्रेन से ट्रेनिंग करने के लिए जाते थे, तो बहुत मुश्किल हालातों से निकल कर के आए हैं। और कहते हैं ना खिलाड़ी तब क्या है पहले से। हाँ, नहीं, और बहुत क्रेज़ है इस वक्त। JNK में मैं गया भी था पिछले कुछ साल पहले। क्रिकेट मतलब पहले उससे कुछ साल तक फुटबॉल उनका नंबर 1 स्पोर्ट हुआ करता था स्टेट का। अब क्रिकेट ने धीरे धीरे वहाँ काफ़ी रफ्तार पकड़ ली है। आई रिमेंबर इरफान पठान वहाँ गए थे एज अ प्लेयर, मेंटोर, खेले भी थे। अब भी थोड़ा अब तो काफ़ी पॉपुलर है, तो स्टेट एसोसिएशन में मिथुन मनास हैंडल कर रहे थे, जो अभी आपके BCCI प्रेसिडेंट है। उन्होंने कई समय तक हैंडल किया उस एसोसिएशन को। और मतलब क्योंकि अब उनके 2 सेंटर्स हैं, श्रीनगर भी है, जम्मू भी है, तो विंटर्स में तो श्रीनगर में आप खेल नहीं सकते, तो जम्मू पूरे खिलाड़ी आ जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, ताकि 12 महीने आप लगातार क्रिकेट तो खेल रहे हो।
तो यार वही है, ये चीज़ है, IPL हो या इंडियन क्रिकेट की ग्रोथ हो, उसी सब्जेक्ट पे वापस जा रहा हूँ। IPL हुआ, पैसा आया, प्लेयर कई देखने लगे हैं हम। पहले तो कहाँ, सिर्फ जो इंडिया के लिए खेलता है आप उसको ही देखते थे, अब IPL में भी खेल रहा है तो आपको पता चलता है उससे कितने लोग इंस्पायर हुए यार, बिल्कुल आके खेल रहे हैं। SRH की टीम में ही काफ़ी देखने को मिला। तो यार ठीक है, आकिब नबी से भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर डेब्यू करते हैं तो जो उन्होंने काम डोमेस्टिक क्रिकेट में किया है वो काम वहाँ इंटरनेशनल में भी करें। चलते चलते सर मैं अजिंक्य रहाणे पे थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा। रहाणे ने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से और बहुत तगड़े खिलाड़ी रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक क्विक रहाणे के करियर पर उन पे कुछ बताना चाहें आप? ये मतलब उनको तो मैं कई बार मिला हूँ, वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, बट वही आप जब उनसे बात करोगे आपको लगेगा बड़े जेंटल नेचर के सॉफ्ट है, लेकिन वही खिलाड़ी मैदान पे बहुत टफ थे, बहुत टफ। वही टिपिकल मुंबई जो स्कूल ऑफ खड़ूस, ना सिर्फ बैटिंग में, कप्तानी में भी काफ़ी स्टर्न कप्तान थे। एंड आई थिंक उनका एक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एस्पेक्ट उनकी कप्तानी है। लोग तो BGT की बात करते हैं, 36 जो ऑल आउट हो गए, उसके बाद जो वो टीम को लेके जाते हैं, टीम को जिताते हैं, वो जो, और उनका बड़ा योगदान था अपनी टीम को गैल्वेनाइज करने के लिए, अपनी टीम को रीग्रुप करने, पूरा नहीं रीग्रुप और एनर्जी देने में और टफ सिचुएशन में फाइट कराने में। उन्होंने कई बार खिलाड़ियों से बात की, उनको एम्पावर किया कि यार आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंस दिया, और बहुत स्मार्ट टैक्टिशियन भी थे एज अ कप्तान। मुंबई के लिए तो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छा किया। बट उनका मुझे एक टेस्ट मैच याद आता है जो BGT में, जो उन्होंने धर्मशाला में कुलदीप यादव को खिलाया था। उससे पहले सीरीज़ 1-1 की बराबरी थी, बड़ा क्रूशल मैच था। विराट कोहली और धर्मशाला वाला टेस्ट मैच मिस कर जाते हैं, कुलदीप को खिलाया नहीं जा रहा था। और धर्मशाला में फास्ट बॉलर्स की पिच होती है, मुझे अच्छी तरह याद है। अजिंक्य रहाणे का नहीं, कुलदीप खेलेंगे, कुलदीप को मैं खिलाऊंगा। कुलदीप खेलते हैं, वो टेस्ट मैच आपको जिता देते हैं। और वो मैं इसीलिए कहता हूँ वो बड़े अच्छे कप्तान थे। वहीं आपको साइंस मिल गए थे, ये 17-18 वाली जो सीरीज़ की साइंस मिल गए थे, वो बड़े अच्छे कप्तान हैं। फिर उन्होंने BGT में ऑफकोर्स 2021 वाली जो BGT हुई उसमें भी आप उनको कप्तानी में उन्होंने दिखाया। प्लस उनके नॉक्स यार, एक उन्होंने 14 में लॉर्ड्स में 100 मारा था, इंडिया 145 for 7 था या कुछ था, उन्होंने 100 मारा, वहाँ से 295 इंडिया बना गया था। और वहाँ से आप टेस्ट मैच वो जीतते हो। टेल के साथ उन्होंने बैटिंग की, आई थिंक जडेजा के साथ पार्टनरशिप हुई थी उनकी एक, वो एक स्टैंड आउट थी क्योंकि टफ कंडीशंस में वहाँ से रन बनाए उन्होंने। वो है मेलबर्न का 112 रन जो उन्होंने बनाए, वो भी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था। अपने फर्स्ट इनिंग्स लीड ली काफ़ी बड़ी, और फिर टेस्ट मैच जीते वही। उससे पहले 36 ऑल आउट आप हुए। अच्छा, उसमें 36 ऑल आउट में मैं वो भूलूंगा नहीं, विराट कोहली रन आउट हुए थे, अजिंक्य रहाणे की गलती थी, उन्होंने उसके बाद उनसे माफ़ी भी मांगी। फिर आप टेस्ट मैच हार जाते हो, फिर आपको कप्तानी करनी है, वहाँ से फिर आप वो सेंचुरी मार के टेस्ट मैच जिताते हो, फिर सीरीज़ जिता रहे, तो वो उनकी लास्टिंग मेमोरी है, आउटस्टैंडिंग बहुत। और मैंने उनकी खड़ूस कप्तानी की बात की, मुझे याद है एक डोमेस्टिक मैच भी था, रणजी ट्रॉफी का ही मैच था, कप्तान थे मुंबई के यशस्वी जायसवाल, वो मैच खेल रहे थे। तो जायसवाल की काफ़ी अपील कर रहे थे, थोड़ी तू मैं हो गई थी उनकी बैटर के साथ। उन्होंने अपने प्लेयर को, वो ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे, उनको भेज दिया था कि अगर तमीज़ से नहीं खेलोगे बाहर। हाँ, ड्रेसिंग रूम में उन्होंने उसको, इंडिया प्लेयर थे तब यशस्वी जायसवाल, जाओ वहाँ ठंडे पानी में नहा के आओ, तो दिमाग ठीक हो जाए, कूल हो जाए, फिर आना मैदान पे। तो स्टर्न कप्तान थे, बहुत ज़बरदस्त कप्तान। और मुझे तो वो भी याद आता है सर, हालांकि उस पारी की चर्चा नहीं होती है, गाबा में, हाँ गाबा में जो आकर के क्विक नॉक एकदम 24 का आया था, 24 रन शायद उन्होंने बनाए थे। तो एक स्टेटमेंट था वो कि भैया हम मैच जीतने के लिए जा रहे हैं, प्रेशर में नहीं आना है। तो वो बहुत एक तरीके से फायर उसने किया इंडियन टीम को। तो बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी रहे। अलग बात रही कि हाल के कुछ सालों में, पिछले 3-4 साल जब उनका वो करियर थोड़ा नीचे हो गया, वहाँ पे थोड़ा सेना के किंग थे यार, मानो द रेयर बैटर जिसका ओवरसीज रिकॉर्ड स्पेशली सेना कंट्रीज में एवरेज बेटर है इंडिया से। यस। तो रहाणे के साथ जो इंडियन टीम का एक वक्त पे स्लिप कॉर्डन पूरा होता था, रिटायर हो गया है वो, है ना, जिसमें चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे, ये 4
खिलाड़ी रहते थे स्लिप कॉर्डन में, तो वो रिटायर हो चुका है। ठीक है, फिर रैपअप करते हैं इस एपिसोड को। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी बातचीत अच्छी लगी होगी। हमसे कुछ छूट गया हो या आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने रिएक्शंस जो भी हैं वहाँ पे दर्ज करवाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम कुमार केशव और आप देख और सुन रहे थे बल्ला बोल। नमस्कार। बल्ला बोल।